नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एक वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला के मूल स्रोत की तलाश करने की कोशिश की थी और उस क्रम में भारत की एक प्राचीन ध्वनि वैज्ञानिक कृति वाजसनेय प्रातिशाख्य, जिसे कुछ लोग वाजसनेयी प्रातिशाख्य भी कहते हैं, कि 8वें अध्याय में वर्णित 65 वर्णों के वर्ण समाम्नाय तक यात्रा की थी और इस निष्कर्ष तक हम पहुंचे थे कि हिंदी ने जो अपनी वर्णमाला पाणिनीय क्रम में नहीं बनाई है, उसका मूल स्रोत वाजसनेय प्रातिशाख्य का यही वर्ण समाम्नाय हो सकता है। वाजसनेय प्रातिशाख्य में 65 वर्णों की चर्चा है, तो संभव है कि उन्हीं का संक्षिप्तीकरण करके हिंदी ने अपने 48-49 वर्णों की वर्णमाला बनाई है। क्रम तो वही है, अ से ह तक। आज हम उसी वीडियो की निरंतरता में गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो विश्वविख्यात लिपिविद हैं, की विश्व विश्रुत कृति भारतीय प्राचीन लिपिमाला में आए कुछ उल्लेखों और उनमें संदर्भित कुछ भाषा शास्त्रीय तथ्यों से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जिससे पिछले वीडियो के विषय का एक क्षेपक भी आपके सामने उपस्थित होता है और वह वीडियो इस क्षेपक के द्वारा एक पूर्णता को प्राप्त होता है। ओझा जी ने ब्राह्मी लिपि के अक्षर शीर्षक से वैदिक काल में ब्राह्मी लिपि के ध्वनि सूचक संकेतों, जिसे वे अक्षर भी कहना चाहते हैं, तो ध्वनि सूचक संकेतों की संख्या का प्रश्न उठाया है और ऐसे संकेतों की संख्या वे 64 मानते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि का सम्राट अशोक के पहले का कोई पुरातात्विक साक्ष्य हमारे सामने नहीं है, तो ओझा जी के इस उल्लेख को एक अलग संदर्भ में उपयोगी मानते हुए ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने ऋग्वेद में 64 और यजुर्वेद में 63 वर्ण माने हैं और उनका विवरण प्रायः वही है जो पिछले वीडियो में हमने शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनेय प्रातिशाख्य के वर्ण समाम्नाय में देखा है। परंतु अंतर यह है कि ओझा जी स्वर केवल 23 की जगह 21 मानते हैं, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य में लृ के दीर्घ और प्लुत रूपों की चर्चा के बावजूद उसे तत्कालीन प्रयोग में वे नहीं मानते। ओझा जी 25 स्पर्श की जगह 27 स्पर्श मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ऋग्वेद में ल और उसका महाप्राण रूप लह, जो मराठी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में आप देखते हैं कि एक विचित्र प्रकार की ल से मिलती जुलती आकृति है, जो वैदिक ध्वनि है वस्तुतः उसका उच्चारण ल और ड़ के बीच होता है, तो ड़ और उसका महाप्राण रूप र, जिससे आधुनिक आर्य भाषाओं या कुछ दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी विकसित ध्वनियां उच्चरित होती हैं।
तो उन्हें मिलाकर वे 25 की जगह 27 स्पर्श मानते हैं। हम जानते हैं कि हिंदी ने भी 25 की जगह 27 स्पर्श रखे हैं। ळ का विकसित रूप ड़ और ल का विकसित रूप ढ़। इस तरह से इनकी स्थिति ळ और ळ महाप्राण रूप उसका ऋग्वेद में मानते हैं, लेकिन यजुर्वेद में ओझा जी इनकी स्थिति नहीं मानते। ओझा जी वार्ष्णेय प्रातिशाख्य के 9 अयोगवाहों में हूं, इस तरह का एक विशिष्ट उच्चारण है हूं, इसको नहीं मानते और 4 यमों की अलग से गणना करते हुए अयोगवाह 4 ही मानते हैं। कौन कौन? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय। ऋग्वेदीय ल और ल को वे यजुर्वेद में नहीं मानते, लेकिन उनके अनुसार वहां अनुस्वार का एक अलग रूप है, ग्वम या गुम जैसा उच्चारण होता है। इस तरह गौरी शंकर हीराचंद ओझा के मत से ऋग्वेद के 64 वर्णों की जगह यजुर्वेद में 63 वर्ण हो जाते हैं। इस उल्लेख की पाद टिप्पणी में उन्होंने यह उल्लेख किया है कि जैनों के दृष्टिवाद, जो कि अब लुप्त हो चुका है, दृष्टिवाद नामक कृति में ब्राह्मी अक्षरों की संख्या 46 मानी गई है। जाहिर सी बात है कि अक्षर शब्द का प्रयोग वर्ण संकेत के लिए यहां उनके द्वारा किया जा रहा है। 46 मानी है, अ से ह तक 45, फिर जो ऋग्वेद में आया ल या क्ष, क्षत्रज्ञ वाला, इनमें से कोई एक है जिसे मिलाकर 46 वर्ण। ध्यातव्य है कि री, लृ, ळ, ढ़ को छोड़कर यह गणना हुई है। ह्वेनसांग, जो कि 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के दौरान भारत यात्री रहे, उन्होंने 47 अक्षर माने ब्राह्मी में। ठाकुर प्रसाद शर्मा द्वारा हिंदी में उनका यात्रा वृत्तांत अनुदित हुआ है, उसमें यह उल्लेख है। इस तरह से इनकी वर्णमाला के अक्षर ब्रह्मा देवता के बनाए हुए हैं और वही अक्षर तब से लेकर अब तक प्रचलित हैं। इनकी संख्या 47 है। ओझा जी की पाद टिप्पणी के अनुसार अ से ह तक 45, फिर क्ष और ज्ञ, क्षत्रज्ञ वाला, तो क्ष और ज्ञ को मिलाकर 47 ह्वेनसांग ने इस तरह से वर्ण माने हैं। बौद्ध और जैनों के प्राकृत ग्रंथों में री और उसका दीर्घ रूप, लृ और उसका दीर्घ रूप, इन 4 स्वरों का प्रयोग नहीं होता। प्राकृत साहित्य में इनकी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे संस्कृत में री से शुरू होने वाले शब्द प्राकृत में री यानी र ह्रस्व इकार से शुरू होने वाले शब्द में ढल जाते हैं। जैसे ऋषभ को ऋखभ, ऋक्ष को ऋक्ष या ऋच्छा प्राकृत में लिखते हैं, और री की मात्रा वाले शब्दों का ऋकार अ, ई, उ में बदल जाता है। जैसे मृग प्राकृत में मग, तृषा प्राकृत में
तिसा मृदंग प्राकृत में मुदंग और निभृत प्राकृत में निहुआ। री और दीर्घ रूप उसका, री और दीर्घ रूप उसका, ये चार स्वर आज के व्यवहार में भी नहीं आते, हम जानते हैं। लेकिन जिन्हें वर्णमाला सिखाई जाती है, यानी भाषा सिखलाने की दिशा में 12 खड़ी के माध्यम से वर्णमाला का अभ्यास कराया जाता है, क, का, की, कू, कू, ओझा जी उस 12 खड़ी में भी इनकी जगह नहीं मानते, और हमें भी बचपन से जो अभ्यास कराया गया है उससे भी यह बात समर्थित है। ओझा जी अपनी इसी किताब में बोध गया के महाबोधि मंदिर में उपलब्ध वर्णमाला का साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं, यह प्रारंभिक पठन शैली आधुनिक नहीं है। 12 खड़ी वाली, जिसमें दोनों री और दोनों री की जगह नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं कि यह प्रारंभिक पठन शैली आधुनिक नहीं है, किंतु अशोक के समय अर्थात ईसवी सन पूर्व की 3री शताब्दी में भी ऐसी ही थी, क्योंकि बुद्ध गया के अशोक के समय के बने महाबोधि मंदिर के पास बुद्ध के चंक्रम अर्थात भ्रमण स्थान में दोनों ओर 11-11 स्तंभों की 2 पंक्तियां हैं। उन स्तंभों की कुंभियों यानी आधार पर शिल्पियों ने एक एक करके अम को छोड़कर अ से ट तक के अक्षर खोदे हैं। उनमें भी ये चारों स्वर नहीं है। ये ओझा जी का कथन है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ में। इसके अलावा एक और संदर्भ उपस्थित करना मैं जरूरी समझता हूं। जापान के बौद्ध मठ में उपलब्ध एक साक्ष्य है। जापान के होर्युजी विहार में 600 ईस्वी के आसपास की भारतीय बौद्ध पुस्तक उष्णीष विजयधारिणी की पांडुलिपि ताड़पत्र पर सुरक्षित है। गुणाकर मुले जो अक्षर कथा के लेखक हैं, अक्षर कथा नामक अपने ग्रंथ में बतलाते हैं कि वह पांडुलिपि 520 ईस्वी में पहले चीन पहुंची और फिर वहां से 609 ईस्वी में जापान पहुंची। उसके अंत में उस लिपि की पूरी वर्णमाला दी हुई है जिसमें वह लिखित है। वह लिपि तब उत्तरी भारत में प्रचलित थी, ऐसा वे मानते हैं। विदित हो कि उक्त वर्णमाला में ळ, ऋग्वेद के अग्नि मीले पुरोहितम ऋचा में आया जो ळ है, या ड़ और ढ के संकेत नहीं है और कुल 51 संकेत हैं। उसका एक रूप आपके सामने मैं रखता हूं। इस तरह से अ, आ, ई, उ, री, दीर्घ री, ली, दीर्घ री, ए, ओ, अंग, अह, इस तरह 16 स्वर, और क से लेकर म तक 25 स्पर्श, फिर य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह, और अंत में क्षत्रज्ञ वाला क्ष, और उसके सबसे अंत में ओम। इतने संकेत अंकित हैं। गुणाकर मूले की अक्षर कथा में ओझा जी का संदर्भ देके यह प्रस्तुतिकरण है
और यह बताया गया है क्ष नहीं बल्कि ज्ञ है। क्षत्र ज्ञ में से ज्ञ है। जबकि ओझा जी की किताब भारतीय प्राचीन लिपिमाला के 2 अलग अलग संस्करणों में प्रस्तुत 19वें लिपि पत्र के अनुसार वह क्ष ही है। इसीलिए हम यह मान सकते हैं कि गुणाकर मूले ने जो क्ष की जगह ज्ञ को माना है वह ठीक नहीं है। इसके अलावा एक और संदर्भ की ओर गुणाकर मूले इशारा करते हैं। 1965 ईस्वी में अंबाला हरियाणा के सुघ नामक स्थान से मिट्टी का एक खंडित खिलौना प्राप्त होता है जो शुंग कालीन यानी ईसा पूर्व की दूसरी शती का है, जिसमें एक बालक गोद में लिखने की तख्ती, जैसे आजकल स्लेट होता है, उस तख्ती को लिए हुए है। मूर्ति जो प्राप्त हुई है उसमें बालक का सिर तो टूटा हुआ है, यानी अप्राप्त है, खंडित मूर्ति मिली है। यह खिलौना अब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा हुआ है। तख्ती पर 4 पंक्तियों में ब्राह्मी में 12 खड़ी यानी द्वादशाक्षरी का अंकन दिखता है। अ आ ई उ ए ओ अंग अ, इस तरह से चारों पंक्तियों में इन्हीं अक्षरों को दोहराया गया है। स्पष्ट हो रहा है कि तब यानी ईसा पूर्व दूसरी शती में वर्णमाला में री और दीर्घ री और री के संकेत शामिल नहीं थे। इतने संदर्भों के साथ हमारे द्वारा जो एक प्रस्तुत संभावित निष्कर्ष था कि हिंदी वर्णमाला का जो क्रम विन्यास है वह किस परंपरा से प्राप्त हुआ, कैसे विकसित हुआ, तो वात्स्ययन प्रातिशाख्य के बाद ये जो संदर्भ थे जो ओझा जी प्रस्तुत करते हैं, जापान के होर्युजी बौद्ध मठ में जो एक प्राचीन ताड़पत्र में जो अंकित वर्णमाला है और मिट्टी के इस खिलौने से जो साक्ष्य मिलता है, तो सबका क्रम एक ही है और यह क्रम पाणिनीय क्रम से भिन्न एक अलग क्रम में है और इसमें भी वैज्ञानिकता है। इसका विचार हमने एक पिछले वीडियो में किया है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।